नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात धर्मांतरण पर सरकार के पावर पंच की। अब तक धर्मांतरण के मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अब 3 और किरदार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मौलाना उमर गौतम की तर्ज पर इनमें से एक मन्नू यादव से अब्दुल मन्नान बन गया और दूसरा राहुल भोला। यह भी नाम से भले ही ना लगे, लेकिन काम तो ब्रेन वॉश का ही करता था। एक इरफान नाम का शख्स भी गिरफ्त में आया है और यह तो मूक बधिरों से संवाद का सिद्धांत था, एक्सपर्ट था और इसी की आड़ में उन्हें बहकाने का काम कर रहा था। खुलासे तो कई हुए हैं, जिसमें विदेशी फंडिंग का भी एक बड़ा मामला है। तो सवाल यही है कि क्या एटीएस के इस पंच से धर्मांतरण का यह रैकेट धराशायी होगा, या फिर अभी तो खुलासों की शुरुआत हुई है, क्योंकि यह दावा 1000 लोगों के धर्मांतरण का है और जांच में करीब करीब अभी 40 जिले शामिल किए गए हैं, यानी 40 जिलों में जांच इस वक्त चल रही है। तो चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खेल में कितने लोगों को शिकार बनाया गया, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इस रैकेट में कितने किरदार हैं, उन तक पुलिस पहुंचने लगी है। अब तक इस साजिश में शामिल रहे इन्हीं 2 चेहरों को पहचान पाए होंगे आप। एक मौलाना उमर गौतम और दूसरा जहांगीर कासमी। लेकिन अब एटीएस ने इस गैंग पर पावर पंच लगा दिया है, यानी अब तक कुल 5 किरदार गिरफ्तार हो चुके हैं। पहला है इरफान ख्वाजा खान। यह शख्स मूक बधिरों के लिए इंटरप्रेटर का काम करता है। इसकी मूक बधिरों में अच्छी पकड़ है और यह मूक बधिरों को धर्मांतरण के लिए तैयार करता था। दूसरा है राहुल भोला, जो खुद भी मूक बधिर है। ये मूक बधिरों का ब्रेन वॉश करने का काम करता था और इरफान के साथ मिलकर मूक बधिरों को धर्मांतरण के लिए बहकाता था। तीसरा नाम है मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान। ये भी मूक बधिर है और दूसरे मूक बधिरों को झांसा देता था, उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित करता था। इरफान ख्वाजा खान एक इंटरप्रेटर है और इस कारण ही इसकी मूक एवं बधिर लोगों के बीच बहुत अच्छी पकड़ है। राहुल भोला भी एक मूक एवं बधिर व्यक्ति है और इरफान खान के साथ मिलकर ये मूक एवं बधिरों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है और इसके द्वारा ही मन्नू यादव और आदित्य गुप्ता इत्यादि का धर्म परिवर्तन कराया गया है। मन्नू यादव भी एक मूक एवं बधिर व्यक्ति है और इसके द्वारा आदित्य गुप्ता का धर्मांतरण कराया गया है। 2 लोगों की रिमांड से 3 और लोगों का खुलासा हुआ, लेकिन आगे कितने और चेहरे बेनकाब होंगे, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। यूपी एटीएस ने 32 जिलों के एसपी को पत्र लिखकर धर्मांतरण मामलों को वेरीफाई करने के लिए कहा है और बाकी बड़े शहरों में जैसे लखनऊ, अलीगढ़, सहारनपुर, नोएडा, आगरा, इनमें एटीएस खुद जांच पड़ताल कर रही है। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त लखनऊ, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ व आगरा में एटीएस के द्वारा स्वयं भी सत्यापन किया जा रहा है। उमर गौतम ने पुलिस रिमांड में कई खुलासे किए हैं। इस गैंग के तार यूपी, बिहार और असम में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले हैं। यूपी पुलिस को विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। ये पता चला है कि उमर गौतम के खातों में विदेशों से पैसा आता था। उमर के परिवार के खातों में भी ट्रांजैक्शन होता था। उमर के ट्रस्ट में भी खाड़ी देशों से फंडिंग हुई। इस्लामिक दावा सेंटर को विदेशों से करोड़ों रुपए मिले। हवाला के जरिए भी विदेशों से फंडिंग हुई। पुलिस को जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक का हिसाब मिला।
इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में 1,82,00,000 रुपए आए, जिसमें 50 लाख से ज्यादा की रकम दोहा, कतर, अबू धाबी और रियाद से आई। ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है। इस खाते में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न विदेशों से आना पाया जा रहा है, जिसमें से मुख्यतः रियाद, कतर, दुबई और आबू धाबी है। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण जबरन हो रहा था, साथ ही इसका कनेक्शन टेरर ग्रुप से भी जुड़ रहा है। तो सवाल इस बात का कि क्या धर्मांतरण के लिए इंटरनेशनल साजिश हो रही थी, क्योंकि धर्म के धंधेबाजों से जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और सवाल यही है कि इनकी साजिश के तार कहां कहां तक जुड़े हैं। विशाल सिंह रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। राकेश त्रिपाठी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़ गए हैं काशी से, वाराणसी से। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। हमारे साथ इस वक्त हाजी हसन साहब जुड़े हुए हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत हसन साहब आपका भी। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी AK जैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, ये एक तरह से खुलासों की फेहरिस्त में जो 3 नाम और जुड़े हैं, इसे केवल ये मानकर चले, क्योंकि अभी तो खुलासे बहुत सारे हो सकते हैं। दावा इस बात का है कि लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। 32 जिलों में खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं कि वहां के SP से कहा गया है कि वेरिफिकेशन कीजिए। क्या ये माने कि ये बस शुरुआत भर है? देखिए राम जी, ये धर्मांतरण कोई आज नई समस्या पैदा हुआ ऐसा नहीं है। धर्मांतरण एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया है, जिससे अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से पुलिस जूझती रही है। कुछ सरकारें उत्तर प्रदेश में ऐसी रही हैं जिन्होंने जितनी प्रभावी और ठोस कार्रवाई इन धर्मांतरण की घटनाओं पर करनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो करने में विफल रही है। उसके कुछ पॉलिटिकल कारण रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने बहुत कठोरता से इन पर लगाम लगाना शुरू किया। पहले ये जो डरा करके, धमका करके प्रभाव में जो धर्मांतरण किया करते थे, जिसके कारण कई बार लोगों को अपने घर बार छोड़ने की स्थिति उत्पन्न होती थी, हमने वो दृश्य पहले देखे हैं। लेकिन अब इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया, अपनी कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली चेंज की है। अब ये लालच में, भुलावे से, बहला करके, फुसला करके और कई बार हुस्न के जाल में फंसा करके धर्मांतरण करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत साफ है इनके मनसा। ये धर्मांतरण करके डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं और डेमोग्राफी चेंज करके भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से स्लीपर सेल में ऐसे तमाम सारे लोगों का उपयोग किया जाता रहा है आतंकी घटनाओं में, तमाम आपराधिक घटनाओं में, जिनको बहला फुसला करके धर्म के नाम पर उनको धर्मांध बनाया जाता है और इसको एक जिहाद का नाम दिया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले का बहुत बारीकी से एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम कर रही है। इसमें पुलिस को जांच में जितने भी नाम मिलते जाएंगे, हर नाम का खुलासा होगा। एक भी व्यक्ति इसके पीछे होगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बख्शेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ रासुका लगाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। ये सारे लोग समाज के लिए कोड़ हैं। ये लोग समाज के जो शांति व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, भारत की जो संप्रभुता है उसके पर खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ पूरी सख्ती के साथ, कठोरता के साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कुछ तथ्य जो चौंकाने वाले हैं कि इसमें तमाम फॉरेन फंडिंग के साक्ष्य सबूत पुलिस को अपनी प्राथमिक जांच में मिल रहे हैं। और यह तथ्य निश्चित तौर पर हमको चौंकाता है कि इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी हैं और इस पूरे मामले की बहुत गहनता से जांच करने की आवश्यकता है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस और ATS मिलकर के कर रही है। हाजी हसन साहब, मुस्कुरा रहे हैं आप, कोई मुस्कुराने की खास वजह, या आपको लग रहा है कि राकेश त्रिपाठी जी ठीक बात नहीं कर रहे? नहीं, मुस्कुराने की वजह यह है कि इलेक्शन करीब आ रहा है। हम मुस्कुरा रहे हैं कि इलेक्शन कितने करीब आ गया है। अब तमाम तरह के जिहाद निकलेंगे। 4 साल तक, 4.5 साल तक सो रहे थे राकेश त्रिपाठी जी, सरकार आपकी है। मूक बधिर अब धर्मांतरण करवा रहे हैं।
मूक बधिर जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, वो धर्मांतरण करवा रहे हैं। क्या मजाक बना लिया गया। आज जब कोरोना की वजह से थू हो चुकी, हर जगह पे सरकार फेल हो चुकी, तो अब मूक बधिर धर्मांतरण करा रहे विदेशों से। 4 कंट्रीज का नाम लिया गया जो संपन्न कंट्रियां हैं। 4 कंट्रियों ने 50 लाख का मूक बधिरों को धर्मांतरण के लिए दिया। ये सो रहे थे। क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रहा था इंटरपोल, क्या कर रहा था इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी आपकी एटीएस, आपकी क्या कर रही थी इलेक्शन के टाइम में? याद आया अब। और कौन कौन से जिहाद लेके आएंगे? लव जिहाद में कर रही है हुए थे, अब धर्मांतरण पे हाजी हसन साहब कर रही है। हाजी हसन साहब सरकार कर रही है, इंटेलिजेंस कर रही है, पुलिस कर रही है, एटीएस कर रही है, गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भी भेज रही है। हाजी हसन साहब, इसमें एक सवाल आप ये जोड़िए, आप कह रहे कि क्या ये मजाक है कि मूक बधिर धर्मांतरण करा रहे थे? मन्नू यादव अब्दुल मन्नान बना कि नहीं? मन्नू यादव अब्दुल मन्नान अगर बना तो किसी ने तो बनाया, किसी ने तो उसको सर्टिफाइड किया। देखिए, और किसी ने उसको समझाया। मन्नू तो जब यादव मूक बधिर से संवाद करते हैं तो भाषा तो इंटरप्रिटेटर की होती है। किस लैंग्वेज में? देखिए, किस लैंग्वेज में समझाया, किस लैंग्वेज में समझाया? साइन लैंग्वेज में समझाया। मूक बधिर से संवाद जैसे होता है उसी में समझाया। बधिर वो एक उसने समझाया तो क्या समझाया? कौन सी, कहां उसके समाज में उसकी क्या उपेक्षा हो रही थी, क्या कमियां थी कि आदमी ने एक धर्म छोड़ कर दूसरे धर्म में आया, और आया कि नहीं आया? अभी तो सवाल यह है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए, मन्नू यादव की भी जांच होनी चाहिए, और इंटेलिजेंस के द्वारा नहीं होनी चाहिए, के द्वारा तो होनी ही चाहिए, सरकार के द्वारा तो होनी चाहिए। इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे मन्नू यादव अब्दुल मन्नान बना। इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार की मंशा, जो कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उनके ऊपर राजकुआ लगाई जाएगी, उन्होंने देशद्रोह किया है, उन्होंने देश को तोड़ा है। अरे जब इतने गंभीर सवाल थे तो अभी तक आप आरडीएक्स कहां से आया था ये तो पता नहीं लगा पाए। हमारे इतने फौजी मारे गए, इतनी पहले क्यों नहीं हुई और चुनाव के मुहाने पर क्यों हो रही है, ये पॉलिटिकल लोग पूछते हैं तो बेहतर लगता है। नहीं, वो जांच का क्या हुआ? जो हमारे फौजी भाई मारे गए थे 42, उसमें आरडीएक्स कहां से आया था? डीसीपी जो दिल्ली बॉर्डर पे पकड़ा गया था, उसकी जांच का क्या हुआ? पहले वो जांचें बताइए, फिर बताइएगा। कितना गुमराह करेंगे देश को? आज कोरोना के बाद जब लोग एक दाने को मोहताज है, नौकरी के लिए परेशान है, तो आप फिर धर्मांतरण और लव जिहाद का जिन निकाल के लेके चले आए। यानी पोलराइजेशन के अलावा आपके पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई और मुद्दा है ही नहीं। AK जैन साहब, सवाल बहुत सीधा है। क्या अरे अपनी उपलब्धियां बताइए, क्या पुलिस मिलकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है? या फिर अगर पैसा आया, उस पैसे का ऑडिट नहीं कराया, उस पैसे का इस्तेमाल इसी काम के लिए किया, तो जवाब तो देने पड़ेंगे लोगों को। देखिए, कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं। चीज की पैसा आया कैसे? हमारी एजेंसियां जो थी। आ रहा हूं सर, आपके पास लौट के आऊंगा। जैन साहब से बात कर रहा हूं। कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं। ये खुलासा डासना मंदिर में कुछ लोग गए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये खुलासा हुआ। ये चांस की बात है, इत्तेफाक की बात है कि इस प्रकार का खुलासा हुआ। उस पर आगे कार्रवाई करना ये एटीएस के चार्टर में है। मैं एटीएस का पहला आईजी था यूपी में। हम ही लोगों ने इसका जो है पूरी इसकी नींव रखी थी। बहुत अच्छा कार्य एटीएस ने किया है। जो भी ऐसे लोग हैं जो कि गुमराह हुए हैं, जो कि दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, इन सब से समाज में तनाव पैदा होता है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारे कंट्री में चल रही हैं। इससे लोग भी पीड़ित हैं। जिनके परिवार के लोग, आदित्य गुप्ता है, उसके परिवारीजनों ने क्या क्या बयान दिए हैं। उसकी मां ने बयान दिया है कि मैं अब इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। तो जब भी पूरा नेक्सस, पूरा इसका जो एक्सपोज हो जाएगा, तब इसमें पता चलेगा कि क्या प्रलोभन दिए गए, कितनी सच्चाई है,
किस किस को किस तरीके से बनाया गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है एक इंटरप्रेटर, उसका इस्तेमाल कैसे किया गया, उसने किसको प्रेरित किया, क्या समझाया बच्चों को जो कि मंदबुद्धि हैं, उनको क्या बात बताई गई जी, किस तरीके से उनको प्रेरित किया गया, किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग हुई। ये बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि जब फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग तभी होती है, वो ऐसे फ्री में चंदा नहीं देते हैं। फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग तब होती है जब आप अपने अचीवमेंट्स आप उनको बताते हैं कि हमने इतने लोगों का धर्मांतरण कर लिया है, अब हमको और दीजिए तो हम और कार्य आगे बढ़ाएंगे। यही टेररिस्ट करते हैं कश्मीर में कि जब वो कोई बड़ी घटना कर लेते हैं तो उनकी फंडिंग शुरू हो जाती है आईएसआई के माध्यम से, इनके पास है सर्टिफिकेट्स दिखाने के लिए। वो सर्टिफिकेट हमने भी दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। लेकिन प्रश्न में लेकर चलता हूं शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी की तरफ। महाराज जी, हम देख रहे हैं कि एक तस्वीर, एक शख्स है राहुल भोला, जिसको गिरफ्तार किया, जिसका नाम भोला और नाम राहुल, लेकिन काम वो करता था धर्म परिवर्तन का, लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित करता था। और न सिर्फ प्रेरित करता था, लालच देता था, खास तौर से मूक बधिरों को। तो ऐसे लोग अगर हैं जो खुद बताते हैं कि देखिए हमारा नाम तो राहुल है, हम हिंदू हैं, लेकिन फिर भी पैरवी कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हो जाइए, यह किस तरह की साजिश है? यही तो सब षड्यंत्र है। ये सब नाम के हैं, लेकिन ये कन्वर्टेड होकर यही जिहाद है, यही आतंकवाद है। और इसको राजनीतिक भारत का संरक्षण है और विदेशी धन का संरक्षण है। और ऐसे इसमें सैकड़ों संगठन लगे हुए हैं। और शक्ति, जहां तक कहा जा रहा है कि शासन इनको चुनाव, तो शासन खुफिया विभाग जांच कर रहा है और जांच में पकड़ा है। और इस पर अगर सख्त कार्रवाई हो गई और नहीं हुई तो निश्चित है देश के लिए घातक है, देशद्रोही परिणाम है और जिहाद, आतंकवाद, और ये भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है। लिहाजा इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, अमल होना चाहिए। और जो पैरवीकार राजनेता हैं, इनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए कि सच्चाई ये संरक्षण दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और इसको राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर अगर देश हित में काम होगा तो निश्चित है इसमें लाखों लोग सक्रिय मिलेंगे, सैकड़ों संगठन मिलेंगे। और इन पर 3rd डिग्री का प्रयोग होना चाहिए कि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, भारत भारत बना रहे, भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे। जी। लोग कहते हैं कि भारत की सनातन संस्कृति को खतरा नहीं, भूटान से मिट गया, पाकिस्तान में 27% सनातनी थे, मिट गए, 1% में आ गए, बांग्लादेश से मिट गए, और भारत के 9 प्रदेशों में सनातनी अल्पसंख्यक हो गए। तो कहीं न कहीं ये अपना नाम तो हिंदू का रखे हैं, लेकिन काम ये देशद्रोही धर्मांतरित हो गए हैं, इनका कन्वर्टेड हो गए हैं और दिखाने के लिए इनका नाम हिंदू है। इन सब पर 3rd डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और शक्ति के साथ। ठीक, आप करेंगे इन पर सख्ती होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बाकी मेहमानों के पास हम चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि धर्मांतरण के मामले अगर सामने आए हैं तो इस पर कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या किया जा सकता है, चर्चा इस पर भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि अभी तो 5 किरदार हैं जिनका खुलासा हुआ है। उमर गौतम, जहांगीर कासमी, इसके बाद एक मन्नू उर्फ अब्दुल मन्नान, राहुल भोला और इरफान। लेकिन इसके पीछे अभी और कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसका खुलासा होना बाकी है और यही जांच एजेंसियां कर रही हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है चर्चा करने के लिए। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं। अजय जी, बीजेपी का कहना है कि यह डेमोग्राफी बदलने की साजिश है,
आपको नहीं लगता कि मामला गंभीर है? देखिए राम जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये धर्मांतरण का जो मामला है, इसका लॉ अगर पढ़ा जाए तो अगर बड़ा निंदनीय मामला ये जबरदस्ती से धर्मांतरण करेगा। संविधान अगर स्वेच्छा से करता है तो चीजें अलग होती हैं, लेकिन मैं तो कुल मिलाकर धर्मांतरण करना ही नहीं चाहिए, चाहे स्वेच्छा से या उससे। अब आप आ जाइए सरकार की नीति नियत और सरकार के एजेंडे पर। क्योंकि पिछले 2014 से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 2017 से योगी जी प्रधानमंत्री हैं, और जब बीजेपी के प्रवक्ता नेता और आपके चैनल सब कह रहे हैं कि ये काफी समय से धर्मांतरण चल रहा है, ठीक है जी। तो जब काफी समय से धर्मांतरण, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। काफी समय से जब धर्मांतरण चल रहा है, काफी समय से जब धर्मांतरण चल रहा है, तो ये आज तक जांच करके उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? कितने लोगों को आपने, जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, आप हिंदुस्तान की जनता के दिमाग से महंगाई का, बेरोजगारी का, कोविड से मरे हुए लोगों का, जो शिक्षक मर गए उन लोगों का, आपके जो हालात, देर में पेट्रोल डीजल और गैस 100 रुपए का आंकड़ा, गैस 900 रुपए पहुंच गई, सूचकांक बढ़ गया, नौकरी मिलने नहीं है। एक्चुअली में चुनाव का एजेंडा आने पर जब बीजेपी की सरकार की सारी नीति और नियत फेल हो गई, इस देश के लोगों ने स्वीकार लिया, 80 करोड़ लोगों को आपने भुखमरी के कगार पे पहुंचा के उन्हें अनाज पर आश्रित कर दिया कि 6 महीने तक सरकार उनको अनाज देगी। 125 करोड़ लोगों की 30 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ का तो सरकारी आंकड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 125 ही करोड़ भुखमरी के कगार पर है, 4 परिवारों को छोड़ दीजिए। अब आप धर्मांतरण पे आ जाइए। ये जो सरकार और पुलिस, हमें पुलिस की कार्यवाही पर कोई ऐतराज नहीं है, जितना है जिसके खिलाफ कार्यवाही करना, जो दोषी पाए जाए उन्हें अब तक जेल क्यों नहीं भेजा, मैं एक तो ये पूछना चाहता हूँ। दूसरा, जो ये हिंदूवादी सरकार है, मैं इसे सबसे पहले कहूंगा कि ये हिंदू विरोधी सरकार है। इस सरकार की मानसिकता हिंदू विरोधी है। इस सरकार में सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि जो 1000 लोग मुसलमान बन गए, मैं अनुरोध करूंगा योगी और मोदी जी से कि ये जो आंकड़ा दे रहे हैं आप, 1000 लोग मुसलमान बन गए हैं, इन्हें वापस हिंदू धर्म में लेके आइए आप, ये आपका दायित्व है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सरकार के लोगों का ये काम है लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करना और हिंदू धर्म की रक्षा करना। लेकिन हिंदुस्तान का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समानता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। अब आप कहते हैं, अभी स्वामी जी बड़े पूजनीय है, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि साहब यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएगा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। आदरणीय स्वामी जी, जरा 30 सेकंड मेरी बात सुन ले सम्मान के साथ। 800 साल मुस्लिम डायनेस्टी ने, मुसलमानों ने शासन किया, तब तो ना हिंदू संस्कृति नष्ट हुई, ना हिंदुस्तान का स्वरूप बदला, ना हिंदुस्तान यहाँ इस्लाम बना। 200 साल यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, तब जाकर यहाँ ईसाइयत नहीं आई या क्रिश्चियनों का राज नहीं हुआ। 2014 से ही ऐसा देश में क्या आ गया कि हिंदू धर्म को खतरा है, हिंदू खत्म हो जाएगा, इस्लाम छावी हो जाएगा, इस्लामिक कंट्री बन जाएगी। ये सिर्फ दिमागी फितूर है, और इसको मैं सिर्फ 2 लाइन में क्लियर कर देता हूं अजय वर्मा। ये जो बगल में पाकिस्तान नाम का देश देख रहे हैं, ये किस आधार पे बटा और उसमें बहुसंख्यक आबादी कौन सी गई, ये किस धर्म के लोग गए, आपको नहीं मालूम? ये कांग्रेस पार्टी थी जो 1947 में जब डिवाइड हुआ देश, किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे ना। तो 2 धर्मों के लोग बराबरी से खड़े थे एक दूसरे का गला काटने के लिए कि झगड़ा होगा, 2 देश बांट दीजिए वरना। मैं वही तो आपको, तो ये यही हुआ है राम जी, बताने कि नहीं हुआ है? आप कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जितने दिन राज किया, हमारा खून नहीं चूसा तो क्या किया? आपके पहले नेता, पहले प्रधानमंत्री किसके खिलाफ लड़े? किसके खिलाफ लड़े? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। गांधी जी किसके खिलाफ लड़े? हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी किसके खिलाफ बनाई गई थी? किसके खिलाफ बनाई गई थी? ये चूस रहे थे भैया। कम से कम इनकी तारीफ तो मत कीजिए। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते वक्त कि इनसे खराब हो गया 2014 के बाद, आप ये गिना रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी के पास में चलिए। मैं आपको सत्य का आईना दिखा रहा हूं बड़े भाई। सत्य का आईना देखा है ना हमने। 2014 के बाद एक आपत्ति केवल राममोहन जी, राममोहन जी केवल एक आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, बाकी आप इसके बाद सवाल पर जाएं। ठीक है, एक आपत्ति केवल जी जी। भाषा शैली सुधारिए। अजय वर्मा जी,
वर्मा जैसे दलाल, अजय जी रुक जाइए, शंकराचार्य महाराज जी रुक जाइए, दोनों लोगों से अनुरोध है रुक जाइए, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाना चाहता हूँ, रुक जाइए। गुलामी करने की कांग्रेस पार्टी को गुलामी करने की ऐसी आदत पड़ गई है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को गुलामी करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि मुगलिया सल्तनत की जो गुलाम कालखंड रहा है उसके भी आज कसीदे पढ़ रहे हैं, ये आज ब्रिटिश शासन काल के भी कसीदे पढ़ रहे हैं जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने जो है आंदोलन किया। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आता हूं। नहीं देखिए, अजय वर्मा जी की पार्टी ये उसी पार्टी के नेता हैं। त्रिपाठी जी आपका पॉइंट आ गया है, वो एक्सीडेंटल हिंदू है, ये उसी पार्टी के पॉइंट आ गया है। मैं लौट के आ जाऊंगा आपके पास, आपका पॉइंट आ गया। अनुराग भदौरिया की बारी है, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए, अनुराग भदौरिया का पॉइंट आ जाए, इसके बाद वापस लौट के आ जाऊंगा आप सभी के पास। अनुराग जी सवाल बहुत सीधा है। डेमोग्राफी बदलने की साजिश बीजेपी बता रही है कि साजिश है और इसको साजिश को नाकाम हम करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा मुझे लगता है आपको भी मानना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की नहीं है जी। और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये 4.5 साल से सरकार क्या कर रही थी? इतना बड़ा कांड होता रहा उत्तर प्रदेश के अंदर में और सरकार कान में तेल डाल के सोई रही। ऐसा कौन सी गली है, ऐसा कौन सा मोहल्ला है जो थानेदार को पता नहीं चलता है किस मोहल्ले में किस घर में क्या हो रहा है? मैं तो डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ ये बात कि कौन सा ऐसा काम है जो सरकार को नहीं पता होता है कि कहाँ पे खनन हो रहा है, कहाँ पे अन्याय हो रहा है, कहाँ पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ पे चोरी हो रही है, कहाँ पे यहाँ पे जमीन पे कब्जा हो रहा है, कहाँ पे जो धर्मांतरण की बात आप बता रहे हो वो कौन सी गली में क्या हो रहा है, सब उसको पता रहता है। तो इसके मतलब इतने दिन तक आपने चलने दिया, पुलिस की मिली भगत है। सरकार जानबूझ के आंख बंद किए रही क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता की मदद नहीं करना चाहती है, माहौल बनाना चाहती है, इसलिए उसने लोगों की मदद नहीं की। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में नहीं देश में भी 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो 4.5 साल के कार्यकाल के बाद डंकी की चोट पे इनको रोजगार बताना चाहिए कि आपने क्या किया 4.5 साल में। इनको बताना चाहिए कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम किया है, मेडिकल हेल्थ में क्या काम किया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किया, एजुकेशन में क्या काम किया, महिला सम्मान के लिए क्या काम किया और उत्तर प्रदेश के अंदर में अत्याचार और भ्रष्टाचार जो बढ़ा था उसको रोकने के लिए क्या क्या काम किया। इन्होंने कुछ किया नहीं है। इनके सरकार में देखिए यहाँ पे शराब माफिया पैदा हुए, भ्रष्टाचारी पैदा हुए, अत्याचारी पैदा हुए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा। ये कांड जो आप बता रहे धर्मांतर, ये भी इसी सरकार में। तो इस सरकार का बताइए सरकार ने क्या किया? ना महिलाओं का सम्मान बचा पाए, ना रोजगार दे पाए, ना महंगाई कम कर पाए, ना किसानों का सम्मान बचा पाए, ना यहाँ पे कोरोना काल से लोगों की मौतें बचा पाए, ना लोगों की जाति धर्म का जो सम्मान होता है वो भी नहीं बचा पाए। तो ये सरकार कर क्या रही थी? माहौल बनाने के लिए कर रही, इंतजार करती रहती है। राकेश त्रिपाठी जी, सरकार है जो जनता के भले की बात नहीं करना चाहती है, क्या विनाश की बात करती है। क्या माहौल बनाते रहे आप लोग और अभी भी वही कोशिश कर रहे हैं? ये आरोप है समाजवादी पार्टी का। इनसे पूछे कि क्या किया 4.5 साल तक। देखिए, समाजवादी पार्टी की पीड़ा समझ में आती है क्योंकि समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण करके आतंकियों से मुकदमा वापस लेने की पैरवी करती रही है, तो निश्चित तौर पर आज इनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। आखिरकार इन्हीं की तो सरपरस्ती में सब फलता फूलता रहा है। आज हम उस पर कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनको पीड़ा होगी। आप पीड़ित होते रहिए, लेकिन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के मसले पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करेगी। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर, हम आंतरिक सुरक्षा के मसले पर हम राजनीति न करेंगे न करने देंगे। अगर कोई देश तोड़ने की कोशिश करेगा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा उसको जेल की सलाखें ही मिलेंगी। आप रोते रहिए और विधवा विलाप करिए। आपने जिनको पाला पोसा है ना, उनके खिलाफ इससे भी ज्यादा कठोर कार्रवाई होगी। हम कोई तुष्टीकरण करने वाले नहीं हैं, हम कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले नहीं हैं। हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया है, कैसे विकास किया है, ये तो पंचायत चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, अभी 2022 का चुनाव परिणाम भी आपकी कलई खोल देगा। अखिलेश यादव जी से कहिए आत्मचिंतन करें, मनन करें। पार्टी के जिलाध्यक्षों को बर्खास्त करने से पार्टी ठीक नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव जी को कहिए अपनी राजनीति ठीक करें, लेकिन ये तुष्टीकरण करना बंद करिए। आप कम से कम भाई कुछ विषयों पर तो कम से कम राष्ट्रभक्ति दिखाइए। जो विषय राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए हैं, जो विषय देश समाज के एकता अखंडता से जुड़े हुए हैं, कम से कम उस विषयों पर तो गंभीर रहिए। में भी हरा दिया, लखनऊ में भी हराया, आपको काशी में भी हराया, यही जनता ने हराया, संगम में भी हराया।
अयोध्या ने भी जनता अरे हरा दिया तो 11 जिलाध्यक्ष बर्खास्त क्यों कर दिए? 11 जिलाध्यक्ष बर्खास्त क्यों कर दिए? 11 जिलाध्यक्ष बर्खास्त क्यों कर दिए? भाई इनकी जवाबदेही अखिलेश यादव क्यों नहीं लेते? अखिलेश यादव इनकी जवाबदेही क्यों नहीं लेते? ठीक है, सियासी बाद में मुस्लिम तुष्टीकरण करना बंद कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, विधानसभा चुनावों के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष पे चर्चा फिर कभी तरह से पराजय होगी। बुलडोजर दौड़ाओ, घर गिराने के लिए बुलडोजर दौड़ाओ, थानेदार दौड़ाओ, घरों को बंद करवा दो, जंगल में छोड़वा दो, होटलों में बंद कर दो। नहीं धर्मांतरण ना आप करिए मदद ना, आप धर्मांतरण में मदद करिए, आप करिए धर्मांतरण में मदद। बहुत चौड़े हो रहे हो। जनता देख रही है, जनता देख रही है कि कौन देश के साथ खड़ा है, कौन समाज के विरुद्ध खड़ा है। आप करिए धर्मांतरण में मदद, और विश्वास मानिए धर्मांतरण में कहीं आपका हाथ मिला ना तो आप भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये आपका डरपोक है, ये आपका डरपोकपन है कि आप सत्ता के पुलिस के पीछे छुपते हो। अरे हिम्मत होती तो जिला पंचायत सदस्य जीतते ना, सदस्य खरीद रहे हो डरा धमका के, बुलडोजर चला के, और बड़ा नहीं करिए ना धर्मांतरण का समर्थन, आप करते रहे धर्मांतरण का समर्थन। आप जगजाहिर हैं, आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने वालों शर्म आनी चाहिए। आतंकवादियों से मुकदमा वापस ले रहे थे, माफी मांगिए पहले आप। ठीक है, माफी मांगिए, आप लोगों ने आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लिया, कोर्ट ने सजा सुनाई। हाजी हसन अहमद साहब से आतंकियों के साथ मिली हुई समाजवादी पार्टी से क्या अपेक्षा करेंगे? ये सियासीकरण के लिए सियासी आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, खाई आपने तुष्टीकरण के लिए लगते रहेंगे सियासी आरोप प्रत्यारोप कि आपकी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार बेहतर थी। लेकिन रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हाजी हसन अहमद साहब जी, हाजी साहब बोल रहे हैं कुछ जी। देखिए, जैसे कि शुरुआत में मैं मुस्कुरा रहा था, आपने कहा कि मुस्कुराने की खास वजह वो यही वजह थी। सवाल ये था कि आपने 4.5 साल में इन लोगों के खिलाफ, जो लोग इतना फल फूल रहे थे, धर्मांतरण करवा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की और कहां से कहां पहुंच गया कि आतंकवादियों से मुकदमा लेने। अरे भाई, आतंकवादियों को तो कंधार तक आप भी छोड़ने गए थे, तो क्या किया जाए, आपको क्या कहा जाए? जो गए थे कंधार आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, उनको क्या कहा जाए? इसका ये सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी है ना उनके, आप सिंपैथाइजर है ना, आप एक्सपोज हो रहे हैं। देश का समय आपको पीड़ा है, देश का समय, बंधु बांधव हैं आपके, हमें पीड़ा जो हो, वो पीड़ा आपकी झलक रही है, सारा देश देख रहा है। आपको पीड़ा हो रही है, आप ही के बंधु बांधव हैं, आपके रिश्तेदार हैं, नाम बदल के आ रहे हैं, कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन तुम मुसलमान हो जाओ। कोई मुसलमान नहीं आ रहा है, ये जगत आपके अंदर की है, ये कमी आपके अंदर की है। कोई मुसलमान नहीं आ रहा है, सो कांड आपके फंडिंग हो रही है, वहां से भी हो सकता है आपका ही कैडर फंडिंग कर रहा हो, वहां से भी डर है हमें कि आपका ही कैडर फंडिंग कर रहा है। आपकी सरकार कठोरता से कार्रवाई कर दी, कहीं अगर अखिलेश यादव की सरकार होती देश के लिए जवाब दीजिए। एक कोई बता दीजिए, संग्राम सेनानी आपका कोई एक आदमी बता दीजिए, कोई एक आदमी बता दीजिए। भगोड़े माफी मांगने वाले आज देश में बात करते हैं, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, चुल्लू पानी में डूब मरिए। हम कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं, हमारी चिंता कुछ नहीं बढ़ेगी, चिंता आपको है। ठीक है, ऐसे माहौल बना रहे हैं तो चिंता आपको है, समाज ये चिंता आपकी आ रही है, पूरा देश देख रहा है कि सवाल क्या था, जवाब ठीक है। नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज, कंधार तक छोड़ने वालों आज हमसे सवाल कर रहे हो। नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज आदि शंकर महाराज थे, जिनके नाम पर यह शंकराचार्य की उपाधि आई। तब संसाधन बहुत सीमित थे और श्रद्धा बहुत ज्यादा। तब उन्होंने 4 मठों की स्थापना कर दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों को जगाया। क्या आज जो उपाधि लेकर लोग बैठे हैं, जगह जगह मठों का संचालन कर रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये कि ऐसी चीजों को रोके? क्योंकि हाजी हसन कह रहे हैं कि आपके अंदर की कमजोरी है, आपके लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। कमी है, मठों से निकलना चाहिए। सनातन धर्म के लिए आचार्य शंकर पद यात्रा किया, और आज इतने संसाधन होने के बावजूद भी ईमानदारी के साथ आरोप प्रत्यारोप छोड़कर आचार्य शंकर के अनुयायी अगर ईमानदारी के साथ ये काम करें
और सनातनियों को सनातन धर्म में रहने के लिए यात्राएं करें जगह जगह, तो निश्चित है एक किंतु उपस्थित नहीं हो। तो आत्म परीक्षण की जरूरत है और इस पर कठोर कार्रवाई की भी जरूरत है। कार्य हो रहा है लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का और कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है। शिकायत करने के बावजूद भी जब कार्रवाई नहीं होती और सत्ता का संरक्षण कहीं ना कहीं होता है तो धर्मांतरण और देशद्रोही गतिविधियां पनपती हैं और बढ़ रही हैं। इसके अंकुश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून की जरूरत है और जब ये कानून बन जाएगा और सख्ती से उसका अमल कराया जाए, पालन कराया जाए, तो धर्मांतरण जैसे मुद्दा आचार्य शंकर ने उस समय अगर देखा जाए तो कार्य किया और अवैदिक मतों को ध्वस्त कर वैदिक मत की पुनर्स्थापना किया था। उस आज से ज्यादा जटिल परिस्थितियां थी, आज तो बहुत संसाधन है। ईमानदारी के साथ आचार्य शंकर परंपरा के लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि सत्ता का संरक्षण है। इधर तो सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, क्या यहां भी लगता है आपको कि संरक्षण है? अरे भाई, एक प्रदेश, एक दो प्रदेशों में नहीं है, लेकिन उड़ीसा, मेघालय, केरल और तमिल, आंध्रा, कर्नाटक, एमपी में भी कहीं ना कहीं। और अगर अब जोगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी चीज है, जोगी जी का संरक्षण नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रदेशों में संरक्षण और संवर्धन है। पूर्ववर्ती सरकार में गोरखपुर में आतंकवादी पकड़े गए और जाके कश्मीर में छोड़ दिए गए, तो कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण से ही ये चीजें होती। जी अनुराग भदौरिया जी, योगी के राज में भले संरक्षण नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, इनका संरक्षण प्राप्त है हर तरह के लोगों का, सिर्फ इन्हीं का नहीं, बलात्कारों से लेके, भू माफिया से लेके, भ्रष्टाचारियों से लेके, शराब माफिया से लेके, हर तरह के जो यहाँ भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में पनपा हुआ है, चाहे वो माइनिंग में हो, सब तरह का भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, तभी यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। आप सोचिए, आप जब लोकतंत्र की हत्या होने लग जाए जिस प्रदेश के अंदर में, यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य जीते हो समाजवादी के ज्यादा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाने का दावा कर रही हो और डीएम एसपी वहां पे सुपारी लेके घूम रहे हो। अनुराग भदौरिया जी, ये बहुत खराब लगता है ना, अनुराग भदौरिया जी, ये बहुत खराब लगता है ना जब कोई सदस्य नामांकन करना चाहे और किन्हीं परिस्थितियों में उसका नामांकन ना हो पाए या ना करने दिया जाए, ये बहुत खराब लगता होगा आपको। जनता पार्टी नहीं, लेकिन इस प्रदेश ने तजुर्बे में यही पाया है, लेकिन इस दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश ने तजुर्बे में यही पाया है, तानाशाही का माहौल बना हुआ है, तो कठिनाई तो हो जाती है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वो कहाँ बकस रहे हैं। यहाँ पत्रकार की हत्या हो जाती है तो उसको बताते हैं, जब करने वाले लड़ना पड़ता है, आपके लोग हों तो वही काम बेहतर है। जो बीजेपी के लोग कर दें तो आप कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र की हत्या है। एक आखिरी कमेंट, उसको गोली मार दी जाती है। राकेश त्रिपाठी जी, एक आखिरी कमेंट, ये डेमोग्राफी बदलने की साजिश है। देखा है, ये सवाल तो है ना कि इतने दिनों में कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए थी, मरने से पहले अपना बयान दिया, बावजूद एफआईआर तक नहीं दर्ज होने दी आपने। आप तो डाइट डिक्लेरेशन तक को खत्म कर देते हैं। अपराध माफिया भी पैदा हो गए उत्तर प्रदेश में, अपराध माफिया पैदा हो गए। अभी आगरा की घटना आज। चलिए सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात इतनी सी है कि अगर ये मामला इतना बड़ा है, अगर 32 जिलों में वेरिफिकेशन के लिए एसपीज को कहा गया है, एसएसपी पुलिस कप्तानों को कहा गया है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्लू तो मिले हैं। जो पैसा आया है वो किस रूप में आया, किस काम के लिए आया, इसकी जांच हो रही है। लेकिन बहुत कठिन होता है ऐसे मामलों में, जिन मामलों में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया हो, उनमें कोर्ट में मामले को स्टैंड कराना। क्या एटीएस की उसकी भी तैयारी है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इसके लिए भी गंभीरता से काम कर रही है? यह भी भविष्य में जरूर देखना होगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।